जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर चल रहा है अपने थर्ड क्लास 7 का थर्ड चैप्टर चल रहा था। तो शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर। देखना ध्यान से। क्लास 7 चैप्टर थर्ड रेसों से वस्त्र तक। रेसों से वस्त्र तक। ओके बेटा, चलिए अपन कर रहे थे यहाँ पे कि रेशम कीट पालन कैसे किया जाता है। तो जो मादा रेशम कीट होती है, हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि मादा रेशम कीट क्या देती है। मादा रेशम कीट देती है अंडे। अब ये अंडे क्या होते हैं? सैकड़ों की संख्या में। अंडे कैसे होते हैं? सैकड़ों की संख्या में। सैकड़ों की संख्या में अंडे होते हैं। इन अंडों को कागज की पट्टी पे या कपड़े पे रख के पिटा यानी संग्रहित किया जाता है। अब इन अंडों को जो रेशम कीट पालक हैं, जो रेशम कीट पालन का धंधा करते हैं, उन किसानों को या रेशम कीट पालकों को ये अंडे दिए जाते हैं। फिर ये अंडे जो है रेशम कीट पालक उचित परिस्थितियों में रखते हैं। उचित तापमान जितना तापमान चाहिए उसमें रखते हैं। आर्द्रता चाहिए उस आर्द्रता में रखते हैं। और फिर थोड़े समय बाद इन अंडों से क्या निकलता है बाहर? लार्वा। ये लार्वा इन अंडों को थोड़े तापमान पर गर्म किया जाता है। एक उचित तापमान पर गर्म करते हैं। उचित तापमान पर अंडों को गर्म करने पर उनके अंदर से लार्वा निकलता है। लार्वा कैटरपिलर जो भी कहो आप। अब ये लार्वा कैटरपिलर जो होता है ये कब निकाला जाता है? जब शहतूत का पेड़ होता है। शहतूत के पेड़ पे ये कैटरपिलर लार्वा ऊपर बैठे रहते हैं। तो शहतूत के पेड़ पे नई नई पत्तियां लगती हैं, तब ये लार्वा बाहर निकलता है या लार्वा को बाहर निकाला जाता है। तो लार्वा को बाहर निकालने के बाद जब ये शहतूत के पेड़ में नई पत्तियां लगती हैं, कटी हुई पत्तियां, शहतूत के पेड़ की जो नई नई कटी पत्तियां उनको काट के और एक बांस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ऐसे पोथर टाइप, उनको बांस के टुकड़े और इन पत्तियों को काट के इसमें बड़े टोकरे में रखा जाता है। अब इस लार्वा को इसके अंदर छोड़ देते हैं। फिर ये लार्वा क्या करता है? थोड़े दिनों तक इनको यानी शहतूत की पत्तियों को खाता है। 25 या 30 दिन बाद ये लार्वा जो होता है ये शहतूत की पत्तियां खाना बंद कर देता है। तो ये शहतूत की पत्तियां खा के अपने साइज में आकार में बड़ा हो जाता है। फिर ये चला जाता है बांस के छोटे छोटे कोठरों में चला जाता है और वहां जाकर क्या बनाता है? कोकून। क्या बनाता है? कोकून। कोकून होता है ऐसा। इसके कोकून के अंदर प्यूपा क्या होता है? प्यूपा होता है। और चारों तरफ ये जो दीवार ये बना हुआ है ना, ये होता है कोकून। क्या होता है? ऊपर का जो आवरण है वो कोकून और बीच में अंदर होता है प्यूपा। फिर ये बनता है कोकून। बन गया कोकून। अब कोकून से रेशम का धागा कैसे प्राप्त करते हैं? कोकून बन गया। अब कोकून से क्या प्राप्त करना है? रेशम का धागा। अब बात करते हैं कोकून से रेशम का धागा कैसे बनता है, रेशम का संसाधन कैसे होता है। तो चलिए चौक लेना। हाँ चौक लेना। तो अब बात करते हैं रेशम का संसाधन। रेशम कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे रेशम को प्राप्त किया जाता है। रेशम का संसाधन यानी रेशम कैसे प्राप्त की जाती है? कोकून से। कोकून जो होते हैं कोकूनों की ढेरी होती है। बहुत सारे कोकून लेते हैं। कोकूनों की ढेरी होती है। उस कोकूनों की ढेरी को इकट्ठा करके एक बड़े पात्र में डाल के उसको गर्म पानी में गर्म किया जाता है कोकूनों को। या फिर इनको भाप दे दो बाहर से, या फिर गर्मी लगी गर्म पानी में गर्म किया। गर्म करने पर जो ऊपर का जो आवरण है कोकून वो अलग हो जाते हैं और रेशम का हिस्सा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। गर्म करने पर कोकून के ऊपर वाला भाग आवरण अलग अलग हो जाता है और रेशम के फाइबर रेशम के हिस्से अलग
ये कोकून हो गया। अब इस कोकून में से मैंने आपको बता दिया कि कोकून को गर्म करेंगे या भाप दो, गर्म करो या गर्म पानी में डाल के इनको रखने पर कोकून अलग हो जाता है और कोकून में से जो रेशम के रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं। कोकून का जो बाहरी आवरण है वो अलग हो जाएगा, कोकून में से बाहरी आवरण अलग हो जाएगा और पीछे का बचे सिर्फ रेशम के रेशे बच जाते हैं। और इन रेशम के रेशों से क्या बनते हैं? धागे। और धागे से क्या बनते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं। और रेशम के रेशों से धागे बनाने की क्रिया होती है रीलिंग। क्या होती है? रीलिंग। देखो ऊन वाले में उसमें भी आएगा रीलिंग। क्या होती है? ऊन के रेशों को सीधा करके सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर वो लपेट के उसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं या ऊन प्राप्त की जाती है। वजह से हमें रेशम के रेशे हैं उनको सीधा करके एकदम सुलझा के एकदम सीधा करते हैं और फिर इनको लपेट के ऐसे और फिर ऐसे धागे तैयार किए जाते हैं। इनसे क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। तो रीलिंग के द्वारा रेशम के रेशों की रीलिंग करके धागे बनाते हैं और धागों से कपड़े बनते हैं। इस प्रकार रेशम कीट से रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं और उसे कपड़े या धागे तैयार किए जाते हैं। धागे तैयार करेंगे फिर धागे से कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा। और अब हम लिखते हैं इसके बारे में। रेशम का संसाधन है, रेशम कैसे प्राप्त किया? रेशम का रेशा तो लिखो इसमें कोकूनों की रेशम फाइबर यानी रेशम के रेशे यानी फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की ढेरी बहुत सारे कोकून इकट्ठे करते हैं। कोकूनों की ढेरी का उपयोग किया जाता है तथा जो वयस्क कीट है वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही जो कोकून होते हैं उनको गर्म किया जाता है, धूप में रखा जाता है। विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है, गर्म किया जाता है। धूप में रखो एक ही काम करेंगे, या धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबालो या पानी में डाल के इसको गर्म कर सकते हैं। पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। भाप देते हैं गरम गरम भाप में रखा जाता है। तीनों में से एक काम किया जाता है। अब ये जो वयस्क कीट है इसे कोकून विकसित होने से पहले ही कोकूनों की ढेरी को कोकूनों को धूप में रख सकते हैं अथवा एक ही काम करना है, या धूप में रखो या पानी में उबालो या भाप देकर गर्म करो। तो भाप में रखा जाता है या पानी में उबाला जाता है या धूप में रखा जाता है। ठीक है। अब धूप में रखने से रेशम के रेशे अलग हो जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? धूप में रखने से, गर्म करने से कोकून जो होते हैं उसमें से रेशम के रेशे या फाइबर भी ले सकते हैं। रेशम के रेशे, फाइबर का मतलब होता है रेशे, इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर, हिंदी में रेशे। फाइबर प्राप्त होते हैं, इनसे रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अब आगे तो पैराग्राफ चैप्टर में यहाँ से कोकून में से
निकालने के बाद कोकून में से रेशे निकाल लिए। रेशे निकालने के बाद रेशम की कोकून में से रेशे निकालने के बाद कोकून में से रेशे निकालने के बाद क्या करते हैं? रेशे से क्या बनते हैं? धागे बनाने की क्रिया। रेशे से क्या बनते हैं? धागे। तो धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रीलिंग कहलाती है। तो रेशम के रेशों को निकालने के बाद जो रेशे होते हैं उनसे धागे बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? रीलिंग कहलाती है। ठीक है भाई। अभी रीलिंग जो है मशीनों द्वारा भी होती है। रीलिंग मशीनों द्वारा होती है जो कोकून में से फाइबर या रेशे को अलग कर देती है एक तो ये तरीका है, पानी गर्म करो, धूप में रखो तो ये रेशे अलग हो जाएंगे कोकून से। और दूसरा है मशीनों के द्वारा कोकून में से रेशम के रेशे को अलग कर लिया जाता है। रेशे को अलग करती हैं। और आजकल रेशम की जो रेशे हैं उनकी क्या की जाती है? कताई। फिर रेशम के रेशों की कताई की जाती है। ये सब काम फैक्ट्री में होता है, बड़ी फैक्ट्री में रेशम के रेशे की कताई क्या होती है? धागे बनाना। धागे बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? कताई। जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। रेशम के धागे प्राप्त होते हैं और उनसे क्या बनते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं। फिर जो बुनकर होते हैं, कपड़ा बुनने वाले, तो बुनकरों द्वारा जो धागे हैं, धागों से रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, ये पार्ट हो गया कंप्लीट। इसको नोट करो। आराम से नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। कर लिया होगा आपने बेटा दोस्तों। चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रश्न उत्तर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, संभवतः आपने
नीली पंक्तियां पड़ी होगी, पंक्तियां पड़ी होगी। ये कह रहा है कि नर्सरी कक्षा में एक कविता आती है जिसकी पंक्तियां हैं, जिसकी लाइनें हैं। लाइनें क्या है? फर्स्ट में देखो, बाबा ब्लैक शिप, बाबा ब्लैक शिप, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल। दूसरी लाइन है, मैरी हैड, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब, एक लिटिल लैम्ब, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब whose fleece was white as snow, as snow। इसका अर्थ क्या देखो, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल, बाबा अरे बाबा आपके पास ब्लैक शिप यानी काली भेड़ है, बाबा एक ब्लैक शिप, हम बाबा बुलाते हैं ना, हे काली भेड़, हैव यू एनी वुल, क्या तुम्हारे पास कोई ऊन है। सेकंड लाइन है, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब, मैरी के पास एक लिटिल छोटी सी लैम्ब है जिसके जो बाल हैं whose fleece was white as snow, उसके जो बाल हैं वो बर्फ जैसे सफेद हैं। देखना ऊपर लिखी, ये प्रश्न चल रहा है अभी, ऊपर लिखी पंक्तियों, ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर बताइए कि क्या बताना है, बताइए कि अब पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है कि ब्लैक शिप यानी काली भेड़, काली भेड़ के किन भागों से ऊन प्राप्त होती हैं। ये पहला क्वेश्चन है। देखो देखना इसका आंसर कि काली भेड़ है, या भेड़ चाहे कोई भी हो, काली हो, सफेद हो, भूरी हो, किन भागों से ऊन प्राप्त होती है। भेड़ के ऊपर, शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं उन बालों से ऊन प्राप्त होती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप कि काली भेड़ के त्वचा के ऊपर जो बाल होते हैं तो ऊपरी मुलायम बाल, कौन से बाल होते हैं, मुलायम बालों से ऊन होती हैं, और जो कठोर बाल होते हैं खुरदरे उनको छोड़ दिया जाता है। मुलायम बालों से ऊन प्राप्त होती है। तो काली भेड़ के ऊपर जो बाल होते हैं मुलायम बाल, उनसे ऊन प्राप्त होती है। ओके, चलो सेकेंड है, मैरी हैड ए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन अभी लिखना है, मेमन होता है एक, उसमें इंग्लिश में लैम्ब बोलते हैं, मेमन, उसके ऊपर भी बाल होते हैं, सफेद बाल। ये सफेद रोमों से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। जो लैम्ब होता है मेमना, उसके सफेद बालों से क्या तात्पर्य, सफेद रोमों से क्या तात्पर्य। इसका सीधा मतलब ये है कि जो मेमन या लैम्ब होता है ना, मेमन या लैम्ब, उसके त्वचा पर सफेद रोमों यानी सफेद बाल पाए जाते हैं, सफेद बाल
जाते हैं। तो मेमोरी रैम की त्वचा पर सफेद बाल पाए, इसका मतलब है कि सफेद रोमों से तात्पर्य सफेद बाल इसके शरीर पर पाए जाते हैं। ये पहला प्रश्न कंप्लीट। देखो देखो जल्दी से इसको लिख दो, फिर सेकेंड इक्वेशन में करेंगे। चलो इसलिए अब आपने जल्दी से लिखो संभवतः। तो आप लोग लिख लेना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। गुड बाय।